आखिर ये इंटेलिजेंट ना स्मार्ट होना होता क्या है? ये एक ऐसा सवाल है ना, जिसने सदियों से बड़े बड़े दार्शनिकों, वैज्ञानिकों और सच कहूं तो हम सभी को सोचने पर मजबूर किया है। और ये सिर्फ जानते हैं कोई किताबी बहस नहीं है। इसका सीधा असर हमारे एजुकेशन सिस्टम पर, हमारे करियर पर और हम एक दूसरे को कैसे देखते हैं, इन सब पर पड़ता है। तो चलिए इस सफ़र पर निकलते हैं और देखते हैं कि इंटेलिजेंस को समझने के अलग अलग नज़रिए क्या-क्या हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जेपी गिलफर्ड के एक बहुत ही एम्बिशियस मॉडल की। इसको ऐसे सोचिए जैसे कोई आर्किटेक्ट हो जो हमारे दिमाग का, मन के हर एक कोने का एक पूरा ब्लूप्रिंट बनाने की कोशिश कर रहा हो। गिलफोर्ड्स का मानना था कि भाई एक नंबर जैसे कि IQ स्कोर किसी की पूरी दिमागी क्षमता को कैसे बता सकता है? बिल्कुल नहीं। उन्होंने इंटेलिजेंस को एक 3D पजल की तरह देखा और इसी को उन्होंने नाम दिया स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट या SOI मॉडल। तो ये 3 डायमेंशन हैं क्या? चलिए एक पहेली सुलझाने का उदाहरण लेते हैं। जो कंटेंट है वो है पहेली के टुकड़े। ऑपरेशन है वो दिमागी प्रोसेस जिससे उन टुकड़ों को जोड़ा जाता है। और प्रोडक्ट है वो पूरी तस्वीर जो आखिर में बनती है। जब ये तीनों चीजें मिलती हैं तब एक खास दिमागी काबिलियत बनती है। अच्छा, अब ये जो मेंटल प्रोसेस है, इसका क्रम बड़ा दिलचस्प है। गिलफोर्ड के हिसाब से हमारा दिमाग पहले प्रॉब्लम को समझता है ना? फिर पुरानी जानकारी को याद करता है। इसके बाद 2 तरह की सोच आती है। एक है कन्वर्जेंट थिंकिंग, यानी एक सही जवाब ढूंढना, और दूसरी है डाइवर्जेंट थिंकिंग, यानी एक ही प्रॉब्लम के कई सारे सॉल्यूशन सोचना। और फिर आखिर में हम उस सॉल्यूशन को जज करते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं। तो जब गिलफर्ड ने 1967 में पहली बार ये मॉडल दुनिया के सामने रखा तो पता है क्या हुआ? उन्होंने इन डायमेंशंस के कॉम्बिनेशन से 120, जी हाँ, 120 अलग-अलग दिमागी काबिलियतों की पहचान की। ये इंटेलिजेंस को देखने का एक बहुत ही डिटेल्ड तरीका था। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। ये मॉडल समय के साथ और भी बड़ा होता गया। बाद में इसमें कुछ और चीजें जोड़ी गईं और इन काबिलियतों की संख्या बढ़कर हो गई 180। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि गिलफर्ड का मॉडल कितना ज्यादा बड़ा और कॉम्प्लेक्स था। ओके, तो गिलफर्ड के उस कॉम्प्लेक्स 3D मॉडल के बाद अब एक बिल्कुल अलग और कह सकते हैं ज्यादा आसान नजरिए की तरफ चलते हैं। ये है हॉवर्ड गार्डनर का नजरिया, जिन्होंने इंटेलिजेंस की तुलना एक बगीचे से की। गार्डनर का मेन आइडिया ये था कि हमारे अंदर कोई एक इंटेलिजेंस नहीं होती, बल्कि कई सारी अलग अलग आजाद इंटेलिजेंस होती हैं। ठीक वैसे ही जैसे एक बगीचे में जहां हर फूल की अपनी अलग खूबसूरती और अपनी अलग कीमत होती है। तो यहाँ पर गार्डनर की कुछ इंटेलिजेंस के उदाहरण हैं, जैसे कि लिंग्विस्टिक या भाषाई बुद्धि, जो कवियों और वकीलों में होती है। लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस वैज्ञानिकों में पाई जाती है। और बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस वो एथलीट्स और सर्जन्स में होती है। गार्डनर का कहना था कि हम सब में इन सभी इंटेलिजेंस का एक यूनिक मिक्स होता है और यही मिक्स हमारे टैलेंट को बनाता है। और हाँ, गार्डनर की ये थ्योरी भी वक्त के साथ बदली। 1983 में उन्होंने 7 तरह की इंटेलिजेंस बताई थी, लेकिन बाद में उन्होंने इसमें नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस यानी प्रकृति को समझने की बुद्धि और एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस यानी जीवन के बड़े सवालों पर सोचने की बुद्धि को भी जोड़ दिया। चलिए अब एक और बहुत ही प्रभावशाली थ्योरी को देखते हैं। ये थ्योरी इस पूरी कॉम्प्लेक्स बहस को सिर्फ 2 हिस्सों में बांटकर काफी आसान बना देती है। ये है रेमंड कैटल का सिद्धांत। तो सबसे जरूरी बात यह है कि कैटल ने इंटेलिजेंस को 2 मेन टाइप्स में बांटा। पहली है फ्लूइड इंटेलिजेंस या तरल बुद्धि। ये हमारी नई प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की पैदाइशी काबिलियत है, जिसे हम आम भाषा में स्ट्रीट स्मार्टनेस कह सकते हैं। और दूसरी है क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस या ठोस बुद्धि। ये वो ज्ञान है जो हम अपने एक्सपीरियंस और पढ़ाई लिखाई से इकट्ठा करते हैं, यानी कि बुक स्मार्टनेस। और ये स्लाइड बहुत अच्छे से समझाती है कि ये दोनों तरह की इंटेलिजेंस हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे दिखती हैं। देखिए, जब कोई पहली बार कोई नई पहेली सुलझाता है तो वो अपनी फ्लूइड इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ जब कोई एग्जाम के लिए तारीखें याद करता है तो वो क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहा है। तो इन अलग अलग थियरीज के सफर से एक बात तो साफ है कि इंटेलिजेंस का ये नक्शा अभी भी अधूरा है। साइकोलॉजी की दुनिया आज भी इस पेचीदा सवाल का जवाब ढूंढ रही है कि इंटेलिजेंस असल में है क्या। हमने देखा कि कैसे गिलफर्ड ने इंटेलिजेंस को एक कॉम्प्लेक्स 3D मॉडल की तरह देखा।
गार्डनर ने इसे अलग अलग काबिलियतों का एक बगीचा माना और कैटेल ने इसे जन्मजात और सीखे हुए हुनर के 2 पिलर्स में बांटा। तो इससे एक बात साफ हो जाती है कि इंटेलिजेंस की कोई एक सिंगल डेफिनेशन नहीं है जिसे सब मानते हों। और आखिर में ये सवाल सोचने वाला है कि इन अलग-अलग थ्योरीज की रोशनी में किसी की अपनी सबसे मजबूत इंटेलिजेंस कौन सी हो सकती है? क्या वो एक प्रॉब्लम के कई सॉल्यूशन सोचने की काबिलियत है या फिर तथ्यों और ज्ञान का वो खजाना जो हमने जमा किया है?